दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हस्तरेखा से जब आप सारे ग्रहों को जन्मकुंडली में स्थान दे देते हैं तो फिर आपकी कुंडली कुछ इस तरह से मेष लग्न की बन जाती है। अब मेष लग्न की जन्मकुंडली को आप सही इसका एक्यूरेट टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपको अब जातक का लग्न क्या है, लग्न राशि क्या है, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी इसका आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका लग्न राशि की पहचान करें। तो इसकी बहुत से विधियां हैं। पहला तो यह है कि आप सूर्य के राशि से भी और सूर्य के पोजीशन से भी, सूर्य का जन्मकुंडली में क्या पोजीशन है उससे भी आप लग्न राशि की पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर आप हस्तरेखा से देख रहे हैं कि सूर्य जन्मकुंडली के 8वें खाने में है और साथ ही सूर्य सिंह राशि में आ रहा है, तो आप अष्टम के सिंह राशि से काउंटिंग करें तो आपको लग्न मकर निकल जाएगा। दूसरा, इसका कंफर्मेशन आप चेहरे से भी कर लें। चेहरे पर और कद काठी पर लग्न का विशेष प्रभाव पड़ता है। और अगर नवमांश भी उसका अगर देखते हैं, एक विशेष जो उसका जो लग्न का जो 2 घंटे का जो लगभग टाइम रहता है उसको 9 हिस्से में बांटा गया है, जिसे कि नवमांश कहा गया है। तो इससे भी आप उसके फेस और कद काठी को देख करके अनुमान लगा सकते हैं फेस रीडिंग के माध्यम से कि जातक का जन्म कौन से नवमांश में हुआ है, फर्स्ट में हुआ है, सेकेंड में हुआ है कि थर्ड या फोर्थ, इस तरह से 9th नवमांश। तो जिस नवमांश में आ रहा है तो नवमांश में उससे आप लग्न राशि को कंफर्म कर सकते हैं। विशेष रूप से चेहरे पर, कद काठी पर लग्न और नवमांश का ही प्रभाव पड़ता है। चंद्र राशि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से आपके बाईं आंख पे और केवल इसका संबंध मन और भावनाओं से होता है। इसके अलावा आप लग्न राशि की पहचान हथेली की चौड़ाई, हृदय रेखा, मस्तक रेखा, जीवन रेखा की लंबाई से भी कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। और दोनों हाथों के कनिष्ठा के सेकेंड और थर्ड पोर्ट्स पर जो रेखाएं होती हैं उससे भी लग्न की पहचान हो सकती है। और साथ ही अंगूठे के जो प्रिंट है उस प्रिंट से भी आप न केवल लग्न की पहचान कर सकते हैं बल्कि आप लग्न का अंश भी निकाल सकते हैं कि वह लग्न कितने डिग्री पर है। तो इस तरह से लग्न निकालने की बहुत सी विधियां हैं। आप एक से ज़्यादा विधि से कंफर्म हो लें कि लग्न राशि क्या हो सकती है। बेस्ट तो रहेगा कि आप उसके चेहरे को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ ही सूर्य की राशि से कंफर्मेशन कर लें, क्योंकि हथेली की चौड़ाई, लंबाई और जो रेखाओं का जो सूक्ष्म गणना होता है वह माइंड में कुछ कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा कर देने की वजह से आप और उलझ जाएंगे। इसलिए फेस को ही देख करके कंफर्म हो लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फेस रीडिंग के लिए आप जो वैदिक ज्योतिष है, जो हमारा परंपरागत जो वैदिक ज्योतिष है, उससे आप सारे लग्नों के अलग अलग जो नवमांश हैं उसका जो कैरेक्टर है उसका आप देखें और उसकी सहायता से लग्न को पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से प्रेजेंट में जो आप जन्मकुंडली देखे हैं उसका मकर लग्न आता है। तो अब इसका हम
मकर लग्न से इसका डेट ऑफ बर्थ की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें, मकर लग्न की कुंडली है, इसमें शनि और चंद्रमा धनु राशि में है, शुक्र तुला राशि में, बुध कन्या राशि में, सूर्य सिंह राशि, केतु सिंह राशि, मंगल सिंह राशि और बृहस्पति मिथुन राशि में है और साथ ही राहु कुंभ राशि में है। इसे आप माइंड में रखें और अभी का जो प्रेजेंट गोचर है उसके हिसाब से इस कुंडली का डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। तो चलते हैं सीधे डेट ऑफ बर्थ की ओर। अभी वर्तमान में शनि मकर राशि में है, तो आप जन्मकुंडली में देख रहे हैं कि शनि धनु राशि में है और हम जानते हैं कि शनि एक राशि पर अर्थात प्रत्येक राशि पर 2.5 साल रहता है, जो कि 12 राशि पर सब मिला करके कुल 30 वर्षों में वह एक चक्र पूरा करता है। तो जातक का संभावित न्यूनतम एज क्या हो सकता है? मकर से धनु राशि के ट्रांजिशन में एक एवरेज कम से कम 2.5 वर्ष का समय हो सकता है, अर्थात यह कुंडली 2.5 वर्ष पहले का भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर उस जातक का उम्र अगर 30+ हो तो फिर 2.5 वर्ष कैसे होगा? तो अब आप इसका संभावित एज निकालें, क्या क्या हो सकता है। यह शनि के राशि से ही निकलेगा, क्योंकि शनि का 30 इयर्स का एक चक्र होता है, तो फिर इसमें आप 30 इयर्स को जोड़ते जाएं। संभावित एज 2.5 वर्ष, फिर जो 32.5 होता है 32.5, फिर 62.5, फिर 92.5, इस तरह से और आगे भी आप एज निकाल सकते हैं 30 इयर्स को ऐड करते हुए। जहाँ तक किसी व्यक्ति विशेष की जन्मकुंडली निकालना है तो आप उसका एक अनुमान से भी एज तो निकाल ही सकते हैं और एक लमसम जो एज होता है उस पर आप रुक सकते हैं। तो अभी जो आप देखें इसका शनि के हिसाब से संभावित एज इसका जो सब है वह ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो इसी तरह से आप बृहस्पति के गोचर से भी, अर्थात बृहस्पति का गोचर अभी भी मकर राशि में है और जन्मकुंडली में बृहस्पति का मूवमेंट मिथुन राशि में है, तो फिर हम जानते हैं कि बृहस्पति 12 राशि का एक चक्कर 12 से 13 वर्ष में लगा देता है, 12 साढ़े 12 के आसपास। तो एक प्रत्येक राशि का गोचर बृहस्पति का लगभग 1 साल का अर्थात 12 से 13 महीने का होता है। तो इस तरह से एक संभावित एज 7 वर्ष पहले का भी यह जन्मकुंडली हो सकता है बृहस्पति के गोचर से। अब इसमें आप 12 को ऐड करते जाएं तो 12 7 19 हुआ, 19 12 31 हुआ, इस तरह से और आगे आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इस तरह से शनि का संभावित एज और बृहस्पति से संभावित एज दोनों को अगर आप कॉमन लेके चलते हैं तो लगभग 31 ईयर्स टू 33 ईयर्स के आसपास इस जातक का जन्म हो सकता है। फिर इसी तरह से आप शनि, बृहस्पति और राहु केतु का जो ट्रांजिशन है उस तीनों को अगर मिलाते हैं तो इसका एक्यूरेट जो बर्थ ईयर आता है वह 1989 आता है, जो इसका डेट ऑफ जो बर्थ ईयर है। तो इस तरह से आप किसी भी जन्मकुंडली का ईयर आप निकाल सकते हैं। अब आगे इसके बाद सूर्य राशि से हम इसका जन्म का माह निकालेंगे। एक एवरेज प्रत्येक साल सूर्य सिंह राशि में 16-17 अगस्त के आसपास से लेकर के 15-16 सितंबर के बीच सूर्य सिंह राशि में रहता है। तो इस तरह से इसके जन्म का माह
एवरेज 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच हो सकता है। अब सूर्य और चंद्रमा के स्थिति से जन्मकुंडली में दोनों का क्या पोजीशन है, उससे आप इसका पक्ष निकाल सकते हैं कि इनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है कि इनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है। तो सबसे पहले आप जन्मकुंडली में देखें, अगर चंद्रमा की राशि सूर्य की राशि से बाद वाली राशि है, अर्थात चंद्रमा सूर्य से अगली राशि में है, तो शुक्ल पक्ष में हुआ होगा, क्योंकि जब भी सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होता है तो अमावस्या का समय होता है और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से सप्तम राशि में अर्थात सप्तम भाव में होता है। तो इस तरह से चंद्रमा अगर सूर्य की राशि से पहली राशि में हो तो वह जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ होगा। इसी तरह से आप और दोनों अगर एक ही राशि में है तो अमावस्या, और दोनों अगर एक दूसरे से सप्तम राशि में है तो पूर्णिमा के आसपास का जन्मदिन हो सकता है। तो इस तरह से आप उसका कृष्ण पक्ष के हिसाब से उसका आप तिथि का भी गणना कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा के पोजीशन में आप देखें वह कितना घर आगे है। तो यहाँ पर 4 घर चंद्रमा सूर्य के खाने से 4 खाने आगे है, अर्थात सूर्य सिंह राशि में है तो चंद्रमा धनु राशि में है। तो फिर ये हम जानते हैं कि चंद्रमा का गोचर एक राशि पर 2.25 दिन रहता है। तो इस तरह से आप 4 को 2.25 दिन से गुना करेंगे तो लगभग 9 दिन आता है, जो कि इसका नवमी तिथि होगा, अर्थात कृष्ण पक्ष का नवमा तिथि। इसी तरह से आप सूर्य के कुंडली में पोजीशन से जन्म का समय निकाल सकते हैं। चूँकि 8वें पोजीशन में है तो इसलिए इसका जन्म समय 3 से 5 बजे शाम के बीच हो सकता है। इस तरह से इस जातक का जन्म 3 PM to 5 PM नवमी तिथि कृष्ण पक्ष 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच और वर्ष होगा 1989। अब इतना सफिशिएंट है आपको जानकारी इकट्ठा करने के लिए। पंचांग से आप डेट ऑफ बर्थ टाइम निकाल सकते हैं कि चंद्रमा किस दिन धनु राशि में था, तो पंचांग से यहाँ पर आपको फिर 2 दिन निकलेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन रहता है। तो इस तरह से अगर पंचांग से देखते हैं तो इनका डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर और 10 सितंबर दोनों आता है, क्योंकि 9 को भी और 10 को भी चंद्रमा का गोचर धनु राशि में ही है 1989 ईयर्स में। इस तरह से आप फिर यहाँ पर आपको सप्ताह का जो दिन होता है संडे मंडे किस दिन जन्म हुआ है उसके हिसाब से आप दोनों में से किसी एक डेट को कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 वीडियो डाले हुए हैं, एक अंगूठे से जन्मदिन, एक मस्तक रेखा से जन्मदिन। तो ये दोनों वीडियो आप देखें और उससे आप सप्ताह के दिन को कंफर्म करें। अगर मालूम है पहले से, अगर जातक को मालूम है तो और भी आसान है दिन का कंफर्मेशन करने के लिए। अब यहाँ लग्न का समय लगभग 2 घंटे का होता है, जो कि 3 से 5 बजे के बीच का समय है। तो इसको और भी आप पूर्ण रूप से एक फिक्स टाइम निकालने के लिए आपको फिर वैदिक ज्योतिष की ओर लौटना होगा। उसमें नवमांश कुंडली से आप मालूम कर सकते हैं कि इनका जन्म फर्स्ट नवमांश में हुआ है या सेकेंड में। इस तरह से फिर भी उसमें आपको 7 मिनट का डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि नवमांश कुंडली लगभग 14 मिनट का अंतर के हिसाब से होता है। तो अगर इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसा कि
इस जातक का कहना है कि हमारा जन्म शनिवार को हुआ है, तो इनका डेट ऑफ बर्थ होता है 9 सितंबर 1989। फिर इनका अगर फेस जो भी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जन्म मकर लग्न के कुंभ नवमांश में आ रहा है, जो कि दूसरा नवमांश है। तो 9 सितंबर को अगर मकर लग्न का स्टार्टिंग लगभग 2:55 दोपहर के आसपास से होता है। तो 2:55 से लेकर के लगभग 3:10 तक मकर नवमांश है, और फिर 10 के बाद लगभग 10:25 तक ये कुंभ नवमांश आता है। तो दोनों के बीच का एवरेज टाइम इनका जो घटनाक्रम है उसके लाइफ का जो भी मेन जो घटनाक्रम है उसके हिसाब से इनका जन्म 3:18 के आसपास आता है, जो कि इसके महादशा अंतर्दशा से बिल्कुल ही मैच करता है। घटनाक्रम में मुख्य रूप से विवाह या कोई रोग या ऑपरेशन या कोई विशेष केस मुकदमा आदि को तवज्जो दें, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें। ऐसे भी लाल किताब में लग्न समय अंतराल, जो लग्न का समय है 2 घंटे का, वो और डेट ऑफ बर्थ, दिन, महीना और साल ही काफ़ी है। आगे का जो भी वर्षफल है, चाहे वह किसी भी साल का वर्षफल हो, चाहे मासिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक हो, ये सब जानने के लिए इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल ही एक निश्चित समय निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम निकालने के लिए आपको वैदिक ज्योतिष का ही सहारा लेना होगा। लाल किताब में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, और लाल किताब को देखा जाए तो सिर्फ जन्मकुंडली को करेक्शन का एक जरिया है, लेकिन फिर भी आप उस मेथड से हस्तरेखा से जैसे जन्मकुंडली बना सकते हैं। लेकिन हस्तरेखा से जन्मकुंडली बनाने में आपको जो ज्योतिष हैं और जिनको बनवाना है, दोनों को एक दूसरे को हेल्प करना होगा, ना कि टेस्ट के पर्पज़ से कि आप मेरे हाथों से जन्मकुंडली बना सकते हैं कि नहीं। तो फिर वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त ज्योतिषियों को करना पड़ेगा। इस तरह से आप किसी भी जन्मकुंडली का अगर टाइम नहीं मालूम है तो उसका आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि रामायण में भगवान राम की डेट ऑफ बर्थ के बारे में कहा गया है कि इनका जन्म के समय बृहस्पति कर्क राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, सूर्य मेष राशि में, शनि तुला राशि में, शुक्र मीन राशि में। तो इस तरह से जो डेट ऑफ बर्थ भगवान राम का है वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यह डेट ऑफ बर्थ काफ़ी लंबा है, जो कि सॉफ्टवेयर से भी निकालना मुश्किल है। असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है।